हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य तथा मौर्योत्तर काल से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 125 वन लाइनर प्रश्न। दोस्तों, ये सभी प्रश्न मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित ही लिए हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। आप भले ही रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की, जहां पर इतिहास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां दोस्तों मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। देखिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो देखिए इन चारों की बात हो रही है। गुप्त, मौर्य, वर्धन तथा कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विशाख दत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस में। ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, कौन है? विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की किसने? विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। पिलानी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मैगस्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो राइट आंसर है जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। देखिए दोस्तों, चाणक्य का ही नाम बचपन में विष्णुगुप्त था और इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है, इन चाणक्य ही नाम है ये, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, तो यह है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य। ठीक है, या फिर विष्णुगुप्त कह सकते हैं आप, कौटिल्य कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसी प्रकार पूछा जाता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं। क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं, तो ये है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, तो दोस्तों ये प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। किस पर? राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। देखिए, मैकियावेली के प्रिंस, ये एक बुक है प्रिंस मैकियावेली की, जिसकी तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। डाइमेकस भारत आया था, आंसर है बिंदुसार के शासनकाल में। क्वेश्चन है, डाइमेकस भारत आया था, सही आंसर है बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, तो ये बना था लकड़ी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का। सबसे प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, वह है, तो ये है दोस्तों पाटलिपुत्र में। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो ये था पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की, तो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं कुणाल में से मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की वह कौन था? चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर पहली बार किसने जीता? तो पहली बार जीता इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, तो ये होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से।
सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को हराया था, तो चंद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, इनका पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया को हराया था। किसने? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, तो इसने इसको पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था, पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये था श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, कौन है? श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो यह है आपका दूसरा तथा 13वां शिलालेख। ठीक है, क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, वो कौन से शिलालेख हैं? दूसरा और 13वां। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था, राइट आंसर है अशोक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देव नाम पिय उपाधि में। ठीक है, देव नाम पिय उपाधि से ये साबित होता है, यानी कि प्रमाण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, आंसर है पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित कहाँ की गई? पाटलिपुत्र में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो ये थे अशोक और दशरथ। रज्जुक थे, तो ये मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। सार्थावाह कहते हैं, देखिए सार्थावाह किसे कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य में व्यापारियों के काफिले को सार्थावाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है अग्रहारिक युक्ता प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो अग्रहारिक ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया है, राइट आंसर है अशोक ने। देखिए दोस्तों, अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो इसको सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है? सांची के स्तूप को। सांची का स्तूप बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने। ठीक है, अशोक महान ने सांची का स्तूप बनवाया था। देखिए ये कुछ स्थान हैं जहां पर स्मारक हैं और भाग्नाविशेष हैं, किसके? मौर्य साम्राज्य के। तो उनको देख लेते हैं। कौशाम्बी में है दोस्तों घोषिताराम मठ। ठीक है, घोषिताराम मठ कहाँ पर है? कौशाम्बी में। इसके बाद कुशीनगर की बात करते हैं, यहाँ पर है राणा भर स्तूप। क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाए राणा भर स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। सारनाथ की बात करते हैं, यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट धमेक स्तूप। एग्जाम में पूछता भी है कि धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। इसके बाद बात करते हैं श्रावस्ती में, यहाँ पर है सहेत महेत के स्मारक। ठीक है, कहाँ पर? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? तो देखिए इनका तीर्थ यात्रा का सही क्रम है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन क्रम से लगाने को भी आ जाते हैं एग्जाम में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो ये है प्राकृत भाषा। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की भाषा कैसी है? प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से एक वह अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखा है। तो ठीक है, खरोष्टी लिपि में कौन सा है? शाहबाजगढ़ी का अभिलेख। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख थे, तो ये थे प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो किसने पढ़ा सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो यह है अनुराधापुर। ठीक है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्रह्म लिपि का पता चला है, क्या है वो स्थान? अनुराधापुर। प्राचीन भारत में एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत की एक लिपि जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, कौन सी है? खरोष्टी लिपि। अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ वह नाम है, तो देखिए प्रियदर्शी या प्रियदर्शी,
इन दो नामों का यहाँ जिक्र मिलता है अशोक के शिलालेखों में। क्वेश्चन है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वह क्या है? प्रियदर्शी कहते थे इसको, या प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर का मतलब है पत्थर, स्तंभों पर हैं। तो देखिए बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड हैं। स्तंभों का सेफ्ट सुंडाकार है। मस्की गुर्जरा, नेटर एवं उडेगोलन अभिलेख में नाम मिलता है। तो ये मिलता है अशोक का नाम यहाँ पर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ संबंधित है तो बुद्ध के जन्म से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से, यानी कि भगवान बुद्ध की बात कर रहा है, गौतम बुद्ध की। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ठीक है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है, तो इसका नाम है भाभ्रू स्तंभ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी। तो ये मिली थी कालसी में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी, कहाँ पर? कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शिलालेख 13। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन किया गया है। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। तो यह है शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो दूसरा और 13वां शिलालेख ऐसे हैं जो अशोक के संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। चोल, पांड्या, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो यह है सातवाहन। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में बतलाया नहीं गया? सातवाहन। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये कौन सा है? 5वां स्तंभ अभिलेख। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था। तो ये था मिस्र का। ठीक है दोस्तों, मिस्र का राजा था टालेमी फिलाडेल्फस। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो ये था मौर्य वंश। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खदान जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो यह है सोहागोरा ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी, इसका मतलब है चोरी के लिए दिया जाता था। तो ये दिया जाता था मृत्यु दंड। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत आए थे। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। मैगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है। तो 7 श्रेणियों में, ध्यान रखिएगा। केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है मैगस्थनीज, और इसने भारतीय समाज को इस किताब में 7 श्रेणियों में बांटा। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस्य, मैगस्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत्र जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। सही आंसर है मैगस्थनीज का इंडिका। इंडिका में बतलाया गया है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। वह स्रोत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आंसर है इंडिका। वह स्रोत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। आंसर है इंडिका। वह स्रोत्र जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर है मैगस्थनीज का इंडिका किताब। भाग एवं बलि थे। क्वेश्चन है भाग एवं बलि थे। तो ये थे राजस्व के स्रोत्र। ठीक है, भाग एवं बलि कौन थे? राजस्व के स्रोत्र। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा।
मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी सीता। मौर्य काल में सीता का मतलब क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी सीता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। आंसर है समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन था? समाहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी होता था, ये था पोतवदाध्यक्ष। ठीक है, पोतवा अध्यक्ष भी कह सकते हैं इसको। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल और माप का प्रभारी था, कौन था? पोतवा अध्यक्ष। पंकोद कस निस्रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो देखिए, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर इस जुर्माने को लगाया जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे, तो ये था धर्म स्थानीय एवं कंटक शोधन, ये दोनों ही न्यायालय अस्तित्व में थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था, तो मागध एवं सूत वर्गों का। प्राचीन भारत का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई, तो यह है अर्थशास्त्र में बतलाया गया इस बात को। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य तथा अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है, तो यह मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित बताया गया है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो ये था व्रत्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, क्या था? व्रत्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आया मैगस्थनीज, इसके बाद फाहियान, इसके बाद है हैंसांग, फिर इत्सिंग। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन भारत के यात्रियों के सही क्रम की। ऑप्शन में अगर यदि 4 नाम आए तो आपको इसी क्रम से लगाना है, पहले मैगस्थनीज, फाहियान, हैंसांग, फिर इत्सिंग। देखिए, यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिए हैं और इनको अन्य नाम से जाना जाता था, ये बताया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त को जाना जाता था सैंड्रोकोटस के नाम से। इसके बाद है बिंदुसार, जिसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। अशोक को जाना जाता था प्रियदर्शी या फिर प्रियदसी के नाम से। चाणक्य को जाना जाता था विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य के नाम से। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो आंसर सही है इसका बृहद्रथ। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या करके उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कलव ने की और उसने राज सिंहासन हत्या लिया था। अगला क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वह था, तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या था। जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो देखिए, अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त, ये 3 नाम याद रखिएगा। इन्होंने गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। चलिए देखते हैं मौर्योत्तर काल से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है, तो ये मिलता है कठियावाड़ा के रुद्रदामन के अभिलेख से। कहां से? कठियावाड़ा के रुद्रदामन के अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, तो ये बताई गई हैं किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है कहां पर? जूनागढ़ के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो ये किया था कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन
भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? क्वेश्चन है प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो राइट आंसर है कुषाण शासकों ने। देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िए ने। बिम कटफिसिस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्ध गुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है। तो ये राजा थे कनिष्क, ठीक है ना, इनके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। अगला क्वेश्चन है वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर है बिम कटफिसिस, ठीक है, वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है कौन है? बिम कटफिसिस। योध्य सिक्कों पर अंकन मिलता है? क्वेश्चन है योध्य सिक्कों पर अध्ययन अंकन मिलता है, तो अंकन किसका मिलता है? कार्तिकेय का। किसका? कार्तिकेय का अंकन मिलता है योध्य सिक्कों पर। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है? तो ये तिथि है 81 ईसा सन। कितनी है? 81 ईसा सन। क्वेश्चन क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईसा सन। क्वेश्चन है राजा कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक हुआ था? सही आंसर है 78 ईस्वी में। क्वेश्चन है कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक कब हुआ था? 78वीं ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है शक संवत प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इसका सही आंसर है 78वीं ईस्वी में, ठीक है। शक संवत प्रारंभ किया गया था कब? 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है? तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे के सेट पेपर में आपको जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर इसका 135 वर्ष। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है क्या? किस चीज का? वर्ष का। तो ये है 135 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? राइट आंसर है 57 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? 57 ईसा पूर्व में। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो देखिए ध्यान रखिएगा, पतंजलि का कनिष्क के दरबार से कोई भी संबंध नहीं था। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा। कनिष्क के रब तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? क्वेश्चन है कनिष्क के रब तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? तो आंसर है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा, ठीक है। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो आंसर है चरक तथा जीवक ने। क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी किसने? चरक तथा जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया? क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया किसने? कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किसने किया? कण्व वंश ने। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्र गुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था? तो राइट आंसर इसका सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? सातवाहन। शिमुख संस्थापक था? आंसर है सातवाहन वंश का। क्वेश्चन है शिमुख संस्थापक था? आंसर है सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था? तो इसका नाम था पान चाउ। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था इसका नाम क्या है? पान चाउ। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीपों के बाहर तक फैली थी? तो ये थे मौर्य तथा कुषाण वंश। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी? तो ये थी मौर्य एवं कुषाण वंश की सीमाएं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई है? राइट आंसर है कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई है? कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कला की गंधार शैली फली एवं फूली है किस काल में? कुषाणों के समय में। देखिए यहाँ पर आपको कुछ राजवंश दिए हैं और उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों की धातुएं बताई गई हैं कि किसने किस तरह के सिक्के चलवाए। तो पहले बात करते हैं कुषाण राजवंश की। तो कुषाण राजवंश ने सिक्के चलवाए दोस्तों स्वर्ण एवं ताम्र के।
इसके बाद है गुप्त वंश। गुप्त वंश ने चलवाए हैं स्वर्ण एवं रजत के सिक्के। रजत का मतलब क्या है? सिल्वर, चांदी। इसके बाद बात करते हैं सातवाहन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शीशे के सिक्के। इनका नाम बहुत ही ज्यादा आता है एग्जाम में कि शीशे के सिक्के किसने चलवाए? सातवाहन शासकों ने, और एवं पोटीन के भी। ठीक है। इसके बाद है कलचुरी वंश। कलचुरी राजवंश ने स्वर्ण, रजत तथा ताम्र के सिक्के चलवाए। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान का बामीयान प्रसिद्ध था। तो देखिए बुद्ध प्रतिमा के लिए क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामीयान प्रसिद्ध था किस लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति को सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये है गांधार शैली। ठीक है। गांधार शैली किस प्रकार की शैली है? भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है ये। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। तो यह है गांधार मूर्ति कला। ठीक है। गांधार मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही काल क्रम है। तो देखिए सबसे पहले आई यूनानी, इसके बाद शक, फिर कुषाण, फिर हूण। ठीक है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालक्रम कौन सा है? सबसे पहले यूनानी आए, इसके बाद शक, फिर कुषाण, इसके बाद हूण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो इसका नाम था डेरियस प्रथम। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया, क्या नाम था इसका? डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था। तो ये था सातवाहन। ठीक है। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट एवं सातवाहन राजवंश में से सबसे पुराना कौन है? इनमें से सातवाहन। आंध्र सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची मिलती है। तो ये मिलती है मत्स्य पुराण में। क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। इंपॉर्टेंट है, अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी? अमरावती एवं प्रतिष्ठानों में। एक ब्राह्मण प्रयुक्त होता है तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। क्वेश्चन है एक ब्राह्मण प्रयुक्त होता है किस लिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुफा लेख के साथ। ठीक है। ध्यान रखिएगा, राजा खारवेल का नाम किसके साथ जुड़ा है? हाथी गुफा अभिलेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशन द्वितीय एवं खारवेल में से जो जैन धर्म का संरक्षक था, तो ये थे खारवेल। अशोक, हर्षवर्धन, पुलकेशन द्वितीय तथा खारवेल में से जो जैन धर्म का संरक्षक था उसका नाम क्या था? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, तो ये थे चेदी वंश से, या फिर आप कह सकते हैं महामेघवाहन से। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे किससे? चेदी वंश से या फिर महामेघवाहन से। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था, तो ये था विधि में। ठीक है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था किसमें? विधि में। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे, तो ये थे उज्जैन से। शुंग वंश की बात कर रहा है, इनके पूर्वज मूलतः संबंधित थे किससे? उज्जैन से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी, तो वो कौन था? ये था बालपुत्र देव। कौन था? बालपुत्र देव। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।